जसपुर का जो एरिया है वहाँ पे टैलेंट बहुत है। जैसे कि हमने अभी अपने स्कूल में कंपोजिट लैब बनाने जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें स्किल डेवलपमेंट में आती हैं। आई हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 2000 स्टूडेंट्स। अब 2000 स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी मैनेज करना इट्स अ टफ जॉब। आजकल बच्चों में थोड़ा ये मार्क्स की रेस बहुत हो गई है, परसेंटेज की रेस बहुत हो गई है कि वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कई बार कि वो 90% से भी ना सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, इनफ नॉलेज है टू अंडरस्टैंड कि किसी टॉपिक को समझने की अगर आपके पास काबिलियत है, दैट इज इट। नमस्कार, ज्ञानवार्ता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत कौर। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो रूबरू सिलसिला अनकही बातों का, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी तमाम शख्सियतों के साथ जिन्होंने समाज को बदलने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत के साथ जो कि एक गोल को लेकर चले, एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चले और अपनी मंजिल भी उन्होंने हासिल की है। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सनप्रीत सहोता जी के साथ। आइए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर आज की करंट जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर उनके क्या विचार हैं और एजुकेशन के, शिक्षा के जो भी पहलू हैं उनके ऊपर उनके क्या विचार हैं, उनसे हम समझेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू शो में। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू टू मिस्टर मनोज मिश्रा जी एंड ज्ञानार्थी कॉलेज। थैंक यू। सबसे पहले मैं रूबरू शो की शुरुआत इसी सवाल से करूंगी क्योंकि जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल अपना अच्छा नाम बना चुका है। क्या ऑब्जेक्टिव रहा जब आपने स्कूल की शुरुआत की? किस विजन को लेकर आप आगे चले? या सिर्फ शिक्षा का प्रचार करना, शिक्षा को प्रसार करना ये मोटो था, या इससे बढ़कर आपने कुछ सोचा? देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जसपुर का जो एरिया है वहाँ पे टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को खोज कर निकालना, और पहले के टाइम पे वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे अभी इतना कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। जी। द टाइम वी हैव ओपनड आवर स्कूल, हमने अपनी स्कूल की स्थापना सन 2013 में करी थी। ओके। उसके आसपास या 2010 टू 13 और 15 इसके आसपास ज्यादा स्कूल्स एंड कॉलेजेस अपॉर्चुनिटीज बच्चों के पास नहीं थी, पर टैलेंट बहुत था हमारे पास। उसके लिए क्या होता था कि बच्चों को काशीपुर आना पड़ता था और कहीं थोड़ा दूर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन में ही 1 से 2 घंटे उनके खराब हो जाते थे। जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि अगर 12-13 घंटे एक बच्चा पूरा डेली लाइफ में जो अपना वो यूज करता है, उसमें अगर वो 2-4 घंटे इसी काम में खराब करता है तो इसका मतलब वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसी विजन को देखते हुए और वहाँ के जो हमारे फाइनेंशियल जो लोग हैं वो इतने स्टेबल नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग। तो उन सब चीजों को देखते हुए कि उनका मतलब उनकी फीस वगैरह भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको फैसिलिटीज भी सारी मिलनी चाहिए जो काशीपुर दे रहा है और जो और स्कूल्स दे रहे हैं। तो इसी विजन को देखते हुए हमने फिर वहां पे अपने स्कूल की स्थापना करी इन 2013। और हम इसके अंदर यही चाहते हैं कि इन माय व्यू इज कि हम एक वी वांट टू कल्टीवेट अ रिस्पांसिबल एंड थॉटफुल स्टूडेंट कि जो हर तरीके से सक्षम हो अपने फील्ड में। जी बिल्कुल। हमने भी देखा है जब हम वहां से गुजरते हैं सबसे पहले नजर आपके स्कूल पर ही जाती है। बहुत अच्छी बिल्डिंग भी आपने बनाई हुई है। समझना चाहूंगी किस तरह से एजुकेशन सिस्टम वहां पर नर्चर किया जाता है, एक लर्निंग कल्चर वहां पर बनाया गया है, और जो आज का करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस पर भी आपके क्या विचार हैं वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, और हम सभी स्कूल्स वगैरह, हमारा स्कूल भी और हम सभी स्कूल्स वगैरह, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उसमें काफी कुछ है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे के लिए बहुत है। जैसे कि हमने अभी अपने स्कूल में कंपोजिट लैब बनाने जा रहे हैं। ओके। तो वो सब चीजें स्किल डेवलपमेंट में आती हैं। जी। ये सिर्फ एक ये नहीं है कि एक हम सिर्फ थ्योरी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि अब तक जो चल रहा था वो सिर्फ ये था कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़िए, एग्जाम दीजिए, पास होइए एंड दैट्स इट। पर अब वो चीज खत्म हो गई। अब जितना बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेगा उतना ही ज्यादा मेरे ख्याल से बच्चे को थ्योरी समझ में आएगी। जी। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल एजुकेशन जिसे हम कह देते हैं। इसी के साथ लाइफ लेसन सिखाने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे एकेडमिक अगर हम
पूरे सेशन की बात करें उसमें इन चीजों का इनकलकेट होना भी बहुत जरूरी है। कंपोजिट लैब्स की आपने बात की, और क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में एड ऑन्स किए गए हैं इन सभी सालों में कि बच्चों को पूरा को करिकुलर एक्टिविटीज भी और स्किल डेवलपमेंट की तरफ बेसिकली उनको मोटिवेट किया जा सके? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मेरा सिंस 2013 से स्कूल ओपन हुआ है। हमने बहुत सारी, हमारे पास मैथ्स लैब है, वी हैव सोशल साइंस लैब, वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज लैब। सो सभी चीजें, ये ही नहीं है कि हम सिर्फ थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी जा रहे हैं, हमारे पास सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हैं, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और सभी तरीके की चीजें हैं। हम खो खो भी खिलवाते हैं बच्चों को। आजकल जैसे होता है कि गर्ल्स का भी थोड़ा हो गया है बच्चों का जी, कि स्पोर्ट्स की तरफ रुझान उनका थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो हम उनको भी ध्यान में रखते हुए जो फैसिलिटीज हम दे सकते हैं हम सारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी, बेटियां तो अब बेटों से भी आगे आ रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप, बहुत अच्छी बात है, मैं लिटरली कहूंगी कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं अगर आप बेटियों को भी आगे लेकर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी, एजुकेशन में भी। इसी के साथ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ चुकी है हमारे डेली उसमें, है ना, स्कूल्स की बात हो या हमारे लाइफस्टाइल की बात हो। स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी आपने इंट्रोड्यूस करने का सोचा है या की है, और टेक्नोलॉजी को आप कैसे लेकर आ रहे हैं स्कूल में? देखिए, स्मार्ट क्लासेस तो सिंस 2014 से ही हमारे यहाँ एस्टेब्लिश थी। अब बस इतना आप कह सकते हैं कि फर्क है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, स्मार्ट क्लासेस भी उसी हिसाब से इम्प्रूव हो रही हैं। जी। तो जैसे जैसे उनकी जनरेशन इम्प्रूव होती है वैसे वैसे हम उन्हें अपग्रेड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और वैसे ही वैसे जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, जो भी हमें नीड लगती है अकॉर्डिंग टू टाइम की, हाँ ठीक है अब ये चेंजेस हमें लाने चाहिए या इस टाइम ये चेंजेस चल रहे हैं, तो टाइम टू टाइम वो चेंजेस हमारे स्कूल में चलते रहते हैं। जहां तक की रही आपकी टेक्नोलॉजी यूज करने की बात, जो आजकल टेक्नोलॉजी भी थोड़ा एआई वगैरह ज्यादा हो गया है, ये सब ज्यादा हो गया है, तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा और अपने बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि देखिए, ये टेक्नोलॉजी ठीक है, पर ये वो जैसे कहावत है ना कि हर चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना हानिकारक होता है, कि हर चीज का इस्तेमाल बार बार या ज्यादा करना बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है, वैसे ये टेक्नोलॉजी भी है। अगर हम सब कुछ ही टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो हमारा दिमाग स्लो काम करना शुरू कर देगा, जो हम खुद सक्षम हैं वो हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को ये कहता हूँ या यही समझाता हूँ कि आप सिर्फ उसे उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको उसकी नीड है। That's right. अगर आप उसे एक्सेस नीड पे चले जाएंगे तो आप खुद का ही जो माइंड डेवलपमेंट है आप उसे लूज कर जाएंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही है कि टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, बट इट शुड बी यूज्ड इन सच अ वे ताकि उसमें आपको हार्म ना हो। ऑफ कोर्स सर, ये हमने भी देखा है कि क्रिएटिविटी में एक्चुअली बहुत ज्यादा कमी आई है, बिकॉज एवरी टाइम वी जस्ट गो टू द गूगल, वी जस्ट गो टू द चैट जीपीटी एंड वी जस्ट राइट डाउन द थिंग्स एंड हमें सारा उसका पूरा स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग वी गेट, है ना, आइडियाज भी वहीं पर आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी का असर कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि बच्चों की मानसिकता पर भी पड़ रहा है? बिकॉज आइज पर तो डेफिनेटली है, वो अपने क्रिएटिविटी भी कम कर रहे हैं, जो समाज में उनकी अहमियत, जो उनकी शमूलियत होनी चाहिए बेसिकली, कि समाज में वो किस तरह से आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना आपको लगता है गैप आया है सोसाइटी में और बच्चों में ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि थोड़ा गैप आया है, बिकॉज अब जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप किसी बच्चे को कहीं भी एक स्टेज पे खड़ा करते हैं कि ठीक है, आपने एक टॉपिक दे देते हैं, हम जी एक टॉपिक दे देते हैं कि आपने इस टॉपिक पे 10-15 मिनट आपने बोलना है, और वो बच्चा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है लगातार, वो एआई यूज कर रहा है, वो गूगल यूज कर रहा है, वो फॉर हिज आंसर्स। यस। अब वो जब स्टेज पे जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके दिमाग में ये चीज आएगी कि आई शुड सर्च, पर वो सर्च इंजन उसके पास उस टाइम है नहीं, उसके पास एआई उस टाइम है नहीं, राइट। तो उसका दिमाग उतना काम कर ही नहीं पाएगा, तो वो अपनी कैपेबिलिटी ऑलरेडी लूज कर चुका है। डेफिनेटली। तो दैट्स व्हाई भी मैंने इसलिए आपसे पहले कहा था कि टेक्नोलॉजी बच्चों को उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए जब उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे नीड है इस चीज को इस्तेमाल करने की। जी जी बिल्कुल। एक्सेस नीड मैं हमेशा कहूंगा कि उनकी मेंटल हेल्थ को तो खराब करेगा, और ये आईज वगैरह, इट्स लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होंगी फिर बच्चों को। एंड सर, देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब आल्सो, ऑल वर्क नो रेस्ट गिव्स यू स्ट्रेस। तो पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए फॉर अ चाइल्ड, like we were earlier talking कि co-curricular activities are very equally important, है ना, तो पूरे 360 डिग्री अप्रोच क्या है जेनेसिस का टुवर्ड्स co-curricular activities? क्या उनको बाहर भी लेकर जाया जाता है? क्या उनको वहां पर भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं among these co-curricular activities, भले स्पोर्ट्स हो या फिर कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हो, ऐसा कुछ होता है?
हमारे यहाँ सभी तरीके की को-करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी सीसीएस होते हैं। देखिए, सीसीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की टाइम में। अगर आप कहें कि आप क्लास में बैठ के या कोई प्रोजेक्ट बना के ये सब कर सकते हैं, तो जी। उसके अलावा भी सीसीए वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप एक टॉपिक उठा लीजिए, एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट एक टॉपिक होता है, उसमें से कोई सा भी एनवायरनमेंट डे आप थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं, उसे प्रोजेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, Right. और उसे आप स्कूल से बाहर निकल के भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं इन टॉपिक्स को, ताकि बच्चों को वो समझ में भी आ जाए, बेटर समझ में आए, और सीसी एक्टिविटीज तो वो हैं ही फिर। जी। एंड जहां तक रही स्पोर्ट्स वगैरह की बात, मैं वैसे आपको बता दूं कि हमारा जो स्कूल है वो लास्ट 4 ईयर्स से वॉलीबॉल चैंपियन है, Oh, wow. सिंस लास्ट 4 ईयर्स। तो इससे ये पता लगता है कि हम स्पोर्ट्स में भी ध्यान देते हैं, हैं। हम सीसीएस में भी हैं, हाँ। हम स्कूल के अंदर भी हैं, स्कूल के बाहर दोनों तरफ हैं। राइट। सर, जब हम लोग भी स्कूल में थे, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं उनके कुछ कई बार बच्चे फेवरेट हो जाते हैं, तो बाकी जो बच्चे होते हैं वो उनको बड़ा बायस्ड फील होता है। डू यू रियली थिंक सो कि टीचर का बायस होना जरूरी है, या वो इक्वल रहे, या बच्चे ही उस वक्त बहुत फ्रेजाइल स्टेट में होते हैं, वो शायद अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग, उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है? हाउ डू यू सी कि बच्चों का और टीचर्स का कैसा एसोसिएशन होना चाहिए? देखिए, टीचर्स जो होते हैं ना, उनके लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। कोई किसी बच्चे के कम मार्क्स आते हैं, किसी बच्चे के बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर जिसके कम मार्क्स आए तो उसे कम प्यार करेगा या उस पर कम ध्यान देगा जी। या जिसके अच्छे हैं तो उसे वो उसका फेवरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये कई बार जो मेरी सोच है उससे ये लगता है कि कई बार बच्चों को ही अंदर से लगता है कि कुछ टीचर ने अच्छे से प्यार से बात कर लिया, तो उसे लगता है कि हाँ, मैं मैम का या सर का फेवरेट हो गया हूँ। अब टीचर ने किसी को डांट दिया तो उसी बच्चे को लगता है कि नहीं, मैं सर का फेवरेट नहीं हूँ, सर मेरे से नफरत करते हैं, मैम मेरे से नफरत करते हैं। जी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी टीचर अपने किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई हेट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। टीचर हमेशा चाहता है कि उसका हर एक बच्चा पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में जाए और उसका नाम रोशन करे। जी, बिल्कुल। इवन स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें ये भी मेंशन करते हैं कई बार कि जो फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी, दे डोंट टॉक नाइसली विद देयर पेरेंट्स। डज इट हैपन एनीबॉडी, लाइक स्कूल में कभी ऐसा हुआ है कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि पेरेंट्स के साथ डील किया गया है, बट कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है इवन टुवर्ड्स पेरेंट्स, या ऐसा कुछ स्कूल ने अपनी तरफ से डील किया हो? कोई ऐसा सर्कमस्टांस रहा है कभी? नहीं, देखिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हमारी तरफ से कभी किया गया होता या कुछ होता, तो शायद आज मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ 2000 नहीं होती। आई हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 2000 स्टूडेंट्स। अब 2000 स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, उन्हें भी मैनेज करना इट्स अ टफ जॉब। और देखिए, हम गार्जियंस को सुनने के लिए ही बैठे हैं, उनकी परेशानियां ही सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि बच्चे तो हमारे यहाँ सिर्फ 6 से 7 घंटे रहते हैं। और उसके बाद वो सारे घर जाके क्या करते हैं, क्या उनका डेली रूटीन है, वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या घर पे उनकी एक्टिविटीज कैसी होती हैं, उनकी लैंग्वेज क्या रहती है, कहीं वो गलत लैंग्वेज तो नहीं यूज कर रहे हैं। तो इन चीजों को लेके गार्जियंस देखिए परेशान तो होगा। अब जब गार्जियंस परेशान होता है, वो परेशानी लेके आएगा, हो सकता है वो थोड़ा हाइपर होके आए, थोड़ा सा परेशान होके आए, पर कभी भी हमारी फैकल्टी ने उन्हें मिसट्रीट नहीं करा है। उन्हें हमेशा, ठीक है, वो गुस्से होके आते हैं पर वो ठीक होके जाते हैं। उन्हें उनका वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उनके हमारे आंसर से। Calming down approach रहा है जी। और यही हमारा काम है जी। हमारा अगर स्कूल का काम ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे को पढ़ाया और घर भेज दिया, एग्जाम लिए घर भेज दिया, रिजल्ट आया घर भेज दिया। हमारा ये भी काम है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा बच्चा यहाँ तो स्कूल में तो पढ़ के चला गया, उसका रिजल्ट तो घर जाके थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि वो पढ़ भी रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रही नहीं आ रही है। वो गार्जियन से ही हमें पता लगता है जी। वो हमें मिड सेशन में बताते हैं कि हाँ सर, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, या नहीं सर, थोड़ा डाउन चला गया है। फीडबैक जो हमें मिलता है वो मेन हमारे गार्जियन से मिलता है जी। ठीक है। एक सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, खास करके जो स्कूल्स थोड़े छोटे शहरों में होते हैं और बड़े शहरों के स्कूल्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा गया है। सबसे पहले, क्या सच में ये डिस्पैरिटी है, और इफ यस, देन हाउ कैन वी फिल दिस गैप, दिस डिस्पैरिटी बिटवीन द रूरल एजुकेशन एंड द अर्बन एजुकेशन? देखिए, मेरा खुद का स्कूल एक रूरल एरिया में आता है जी, और हाँ, ये गैप था, ये पहले बहुत गैप था इसके अंदर कि शहरों में एजुकेशन अच्छी होती थी, वहाँ पे
एजुकेशन नहीं हो पाती, पर ये गैप अब बहुत नैरो हो चुका है। क्योंकि आजकल देखिए हर जगह इंटरनेट पहुंच चुका है, हर फैसिलिटी पहुंच चुकी है, जी। रोड्स वगैरह बन गई हैं, और मेरे को नहीं लगता कि अब कोई ज्यादा अर्बन में और रूरल में कोई स्कूल्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस बचा है। इनफैक्ट मेरे पास खुद 60 to 65% ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद रूरल एरिया से हैं, so they're getting a good education as well as opportunities and all. एक सर बहुत ज्यादा आजकल आपको पता है इट्स अ वेरी हाई स्पीड लाइफस्टाइल, तो उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरह के बच्चों में भी बहुत ज्यादा देखने को ये ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल अपनी तरफ से क्या काउंसलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, या जो फैकल्टी है या यू एज अ मेंटोर भी आप बच्चों को गाइड करते हैं, स्पेशली जब बोर्ड एग्जामिनेशंस का टाइम हो या एग्जामिनेशन का प्रेशर हो बच्चों पे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल बच्चों में थोड़ा ये मार्क्स की रेस बहुत हो गई है, परसेंटेज की रेस बहुत हो गई है, कि वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कई बार कि वो 90% से भी ना सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें लगता है बस 95 आ जाए या 97 आ जाए। तो मेरा तो सबसे पहले बच्चों को यही कहना है कि मार्क्स परसेंटेज के पीछे मत दौड़िए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, इनफ नॉलेज है टू अंडरस्टैंड कि किसी टॉपिक को समझने की अगर आपके पास काबिलियत है, दैट इज इट। उसके अंदर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिख के आना है तभी आप एक पढ़े लिखे या बहुत अच्छे बच्चे माने जाए। अगर आपको पता है कि चाय कैसी बननी है, अब इट डजंट मैटर कि वो चाय कैसी बनेगी, अगर आपको पता है वो चाय कैसी बननी है, आपको पता है कि उसमें चीनी कितनी पड़नी है, पत्ती कितनी पड़नी है, यही बहुत है। अब आप उसे परफेक्ट बनाने के लिए जाएंगे तो देयर इज नो नीड, वो भी चाय है और वो भी चाय है। राइट सर, परफेक्शनिस्ट ट्रेट जो होता है आई थिंक वही एक जड़ होती है एंजाइटी और या इस तरह की। इसके लिए हमारे पास काउंसलर्स भी हैं, टीचर्स भी टाइम टू टाइम, एंड स्पेशली अ प्रिंसिपल मिस्टर कुलदीप सिंह सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को, बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं सर को, एंड टाइम टू टाइम सर 10th से लेके इनफैक्ट फॉर द होल स्कूल बट स्पेशली फ्रॉम 9 to 12 सर जाके टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग करते हैं, और किसी बच्चे को परेशानी भी होती है तो वो खुद ही सर के पास आके मिल लेते हैं जी। तो आई होप वो होना भी ऐसी चाहिए मेरे ख्याल से जी। द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, तो उसमें जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल अपने आप को अगले द कमिंग 5 to 10 years या नियर फ्यूचर भी या फार फ्यूचर भी किस तरह से आप देखते हैं जेनेसिस को? आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर मैं अपने जेनेसिस को एक ऐसा शिक्षा का स्रोत बनाना चाहता हूँ जिसमें कि बच्चे एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आने वाली अपनी जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं या जो भी उनके आने वाले टाइम में उनके मुश्किलें हैं उनका सामना कर सकें और एक समाज में अच्छे नागरिक बन सकें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच टू बी पार्ट ऑफ दिस रूबरू शो। तो फिलहाल हमारे रूबरू शो की इस कड़ी में इतना ही। आगे भी हम ऐसे तमाम कई शख्सियतों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे जिनके एक्सपीरियंसेस जो है वो आगे लेकर चले और उन्होंने एक तरह से शेप अप करने की कोशिश की इस पूरे समाज को, इस पूरी सोसाइटी को। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।